लेकिन मैं बात कर रही हूं आतिशी सिंह की। संजय जी, आतिशी सिंह की भी बात कर रही हूं, इसलिए कर रही हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे धमकी दी गई थी, बीजेपी अगर नहीं छोड़ी तो वहां साथ नहीं छोड़ा तो जेल में जाओगे। वहां इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज नोटिस दे दिया है। अब हर्षवर्धन जी वो कह रही है ये शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, ये भाजपा का नोटिस है। इलेक्शन कमीशन और भाजपा को एक मंच पर ला दिया है उन्होंने। नहीं देखिए, जो बयान नहीं सुचेता, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। अभी देश के इतिहास में कभी हुआ नहीं कि विपक्षी पार्टियां सभी संवैधानिक संस्थाओं को चुनाव के वक्त भी सिर्फ सरकार से जोड़कर रखें। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और आतिशी मार्लेना ने जो भी कहा है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो बड़ा विचित्र सा पहले उन्होंने कहा कि भाई 5 किलो वजन घट गया है, 4.5 किलो कितना बताया वजन घट गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने बता दिया कि भाई वजन तो जस का तस है, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले तो 69.5 था, अब तो 65 ही रह गया। तो अब आप आम आदमी पार्टी जिस तरह थिएट्रिक करती है तो उसमें तो जनता ही देखेगी, जनता ही समझेगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ है। और जिस तरह से अलग अलग तरीके से गोल पोस्ट चेंज कर रही है आम आदमी पार्टी, उसमें बहुत साफ दिख रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि मुश्किल पड़ी है। और जब ईडी की पूछताछ में ईडी के हवाले से आ गया कि आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का भी नाम है, क्योंकि विजय नायर उनको रिपोर्ट करता था, तो अब ये खतरा तो किसी भी दिन बना हुआ है भाई, और कुछ हो या ना हो, लेकिन ईडी पूछताछ तो कर सकती है ना। अगर जो मुख्य आरोपियों में से एक विजय नायर है, अगर वो इन लोगों को रिपोर्ट करता था तो पूछताछ कर सकती है। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगा, यही आतिशी जी थी, इन्होंने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी जोड़ दिया। राघव बेचारे पता नहीं कहाँ कोई इलाज करा रहे हैं, उनको तो कल्पना भी नहीं रहेगी ये सब हो गया। तो मुझे लगता है कि आतिशी और पूरी आम आदमी पार्टी जिस तरह के नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रही है, वो इस घोटाले से बाहर वो एकदम से कहें कि अलग ले जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली की जनता ने जो अलग तरह की राजनीति करने वाले, ईमानदार राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को चुना था, अब भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप और कांग्रेस पार्टी के साथ पकड़ लेने के बाद क्या उनको इसका कुछ लाभ होगा? मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, आज जो बात मैं कर रही हूं वो उन आरोपों की कर रही हूं जो बार बार नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पर लगाता है विपक्ष। और वो आरोपों के बल पे सवाल ये है कि क्या उन आरोपों के बल पर ये चुनाव 2024 का जीता जा सकता है? आतिशी आम आदमी पार्टी के आरोप अलग है, कांग्रेस के आरोप अलग है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया उसमें ऐसा लग रहा है एक प्रीऑक्यूपेशन, एक ऑब्सेशन नरेंद्र मोदी के से इस तरह से है कि वो लोकतंत्र पर हमला करते हैं, इसीलिए हमारी सारी घोषणाएं उनकी घोषणाओं को रिवर्स करने के लिए हैं। वो जो कह रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं, हम उसको रिवर्स कर देंगे। जी बोलिए हर्षवर्धन जी। एक कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक जरूरी टिप्पणी कर दूं। देखिए, अभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो थाईलैंड और अमेरिका कहां की फोटो दिखाई। मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा मतलब मैं सीरियस नहीं होता हूं। राजनीतिक दल है, कोई छोटी भी गलती होगी तो दूसरे की पकड़ेंगे। तो भाजपा को गलती मिली और राहुल गांधी कांग्रेस पर, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पार्टियां आजकल सब कुछ पीआर कंपनी को दे देती हैं, वो बढ़िया मैनिफेस्टो, बढ़िया ब्रोशर बन जाए तो हो सकता है कहीं का चित्र लग जाओ। लेकिन असली चिंता की बात दूसरी है। ये कतई चिंता की बात नहीं, मतलब मैं इसको पत्रकार के तौर पर इसको बहुत चिंता की बात नहीं देखता। कहाँ की फोटो लग गई, कहाँ की नदी लग गई, कहाँ की बिल्डिंग लग गई, ये सब हो जाता है आजकल के समय। असली चिंता की बात समझिए। रामलीला मैदान में जब ये सारी पार्टियां जुटी थी तो इन्होंने क्या कहा था, और इन्होंने क्या, राहुल गांधी ने क्या कहा था, अगर 400 सीटें आ गई, 400 सीटें आ गई और उसके बाद अगर संविधान बदला गया तो देश में आग लग जाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में कह रही कि हम संविधान बदलेंगे और ये काम करेंगे। कितना गजब है ना। मतलब इस तरह की हिपोक्रेसी तो शायद कहीं कोई नहीं दिखाता हो। भाई, ये मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में है कि हम संविधान संशोधन करके बदल के ये काम करेंगे। और संविधान वैसे भी 2 दर्जन 3 दर्जन अलग अलग इनके प्रधानमंत्री रहे, सबने बदला, ये तभी तो 104 से अधिक संशोधन हो गए। पता नहीं कहां दुनिया में रहते हैं, आज के समय में सब कुछ 2 मिनट में खोजने में पता चल जाता है, फिर भी ये झूठ अफवाह फैलाते रहते हैं। अच्छा, ये जो बात आपने कही भाटी जी, मैं क्विक रिएक्शन लूं संजय जी, उसके बाद आ रही हूं क्योंकि आतिशी जी की बात रह गई थी। लेकिन मैं भाटी जी, वो जो कह रहे हैं संविधान में संशोधन हर कोई करता है, उसी वजह से कभी जो बदलाव होते हैं, उन्होंने कहा कि इन संशोधनों की वो बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की वो बात कर रहे हैं घोषणा पत्र में, लेकिन वो करें तो ठीक है, ये करें तो सब खराब है।
नहीं, हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कई बार अतिरेक में इतना बह जाते हैं एक पार्टी का समर्थन करने में कि फिर वो नाराज़ होंगे, मुझे कहना पड़ता है कि पत्रकारीय समझ पर भी सवाल उठने लगता है, उनकी भाषा की समझ पर, पत्रकारी समझ। संशोधन करना और संविधान बदलने में अंतर नहीं है। संशोधन तो हर चीज़ में होता है, संशोधन तो हुए हैं कई बार। संशोधन का प्रावधान हमारा संविधान ही करता है। संशोधन होना और संविधान को बदल देना। संविधान बदलने की जब हम बात करते हैं तो संविधान का जो मौलिक ढांचा है, जो संविधान की प्रस्तावना है, जो वो कहती है भारत को एक पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, राजनीतिक सामाजिक न्याय देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता देंगे, समता और अवसर और प्रतिष्ठा की समता देंगे। ये चीज़ें ना बदली जाएं, जिसे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के आधार पर संविधान बनाना चाहती है। और जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, तभी भारतीय जनता पार्टी के उस समय वो भी तो संशोधन ही कर रहे हैं, वो ना पूरा बदल रहे हैं क्या? संशोधन जो जरूरत के अनुसार, देखिए उन्होंने क्या संविधान बदल दिया क्या? बदलना चाहते हैं, हम नहीं कह रहे बदल देंगे। ये फिर आरोप है, मैं वही तो कह रही हूँ, ये फिर आरोप है। उनके नेता बयान दे रहे हैं। मैं यही कह रही हूँ कि आरोपों के बूते नहीं आप जीत पाएंगे नरेंद्र मोदी। सुशीता जी, ज्यादा देखिए हल्के आरोप न लगा के मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आरएसएस हमेशा ये कहती रही है कि हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति जो संवैधानिक व्यवस्था है उनको एकदम पलट देगी। जो सामाजिक समता की बात, समानता की बात, स्त्री पुरुष समानता की बात, जो दलितों के उत्थान की बात है संविधान में है, इन्हें पलटना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मनुस्मृति तो स्त्री को 2वें दर्जे का नागरिक, देखिए यही वही बात है, मानती है। ये वही बात है जो आज मैनिफेस्टो जारी करते हुए राहुल गांधी ने कही कि ये लोकतंत्र बदलने वाला, ये लोकतंत्र खत्म करने वाला चुनाव है। अगर आप चुनाव में हमें नहीं जिताएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। हर्षवर्धन जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर मैं संजय जी के बाद। पहली बात तो ये कि भाटी जी की समझ गड़बड़ है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये बहुत समझदार व्यक्ति हैं, जानबूझ के झूठ बोल। इनको पता है कि देश में एक ही बार प्रस्तावना में बदलाव हुआ है, वो इंदिरा गांधी ने किया। सच नहीं बताएंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ये मेरी समझ पर सवाल खड़ा कर सकते हैं क्योंकि राजनीतिक नेता हैं, इनको यही सब करना है। ये हर दूसरी बहस में लोगों को पत्रकारिता सिखाते हैं, लेकिन ये झूठ बोलते हैं। इनको पता है कि प्रस्तावना सिर्फ एक बार बदली, आज तक किसी ने प्रस्तावना नहीं बदली। आपातकाल के समय में जो किया गया 42वें संविधान संशोधन में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म घुसाया गया, इस देश के साथ झूठ बोला गया और उसको 44वें संविधान संशोधन में जो चेंज किया गया, अभी भी उस सेकुलरिज्म और सोशलिज्म रह गया। संविधान सभा की बहस अगर पड़ी होती तो राजकुमार भाटी जी ने आज ये नहीं कहा होता। संविधान सभा में बाकायदा इस पर चर्चा हुई कि क्या सेकुलर और सोशलिस्ट रखना चाहिए, तो उस वक्त बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा आप सोशलिज्म को अगर प्रियम्बल में डाल देंगे तो क्या जो दूसरी और धाराएं हैं आप उनके खिलाफ खड़े होते हैं? ऐसा भारत का संविधान हो सकता है क्या? और जो सबसे बड़ी बात है, मनुस्मृति के आधार पर कभी संघ ने कहा ही नहीं। संघ कहता है देश का संविधान, हम उस संविधान को मानते हैं, संविधान में जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन वो सब कुछ लोकतंत्र के दायरे में होता आया है, ऐसे ही होगा। इसीलिए जब ये लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, मैं एक बार मुझे नहीं पता कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी किस मजबूरी में झूठ बोल रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर अखबार में गुरु गोलवलकर ने लेख लिखा बाकायदा और कहा कि ये कटिंग पेस्टिंग का संविधान, हम इसको नहीं मानते, हम मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहते हैं। जब भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा स्वीकार किया गया तब गोलवलकर ने कहा कि 3 रंग अशुभ होते हैं, हम इस झंडे को नहीं मानते, हम भगवा झंडा मानेंगे, हमारा झंडा भगवा होगा। सावरकर लगातार ये लेख लिखते रहे कि हमारा झंडा भगवा होगा, हम इस झंडे को नहीं मानते, भारत का झंडा। अब यह अलग बात है कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसका कारण आप जानते होंगे।